एक स्क्रैट नाम की एनिमल जो गिलहरी की तरह दिखती है, वह अपने अकारण फ्रूट को बर्फ में छिपाने की काफी कोशिश करती है, परंतु इस ठोस बर्फ के चादर में उसे ऐसा कोई भी स्थान नहीं मिलता है जहां वह अपने फ्रूट को छिपा सके। इसलिए वह गुस्से में आकर अपने फ्रूट पर कूदने लगती है, जिसकी वजह से वहाँ की पूरी बर्फ में दरार आने लगती है, जो बाद में ऐसे दो बड़े बड़े टुकड़ों को जोड़ती है, जिसमें स्क्रैट बुरी तरह से दब जाती है। लेकिन फिर भी उसमें थोड़ी सी गैप होने की वजह से वह वहाँ से निकल जाती है और उसकी वजह से वह काफी ऊंचाई से गिरते गिरते एक ऐसी जगह पहुँचती है जहाँ से जानवरों की भीड़ गुजर रही थी। अभी ये लोग अपने एरिया को इसलिए छोड़कर जा रहे थे क्योंकि यहाँ काफी मात्रा में बर्फ जम चुकी थी। फिर भी एक हाथी जो रहने के लिए उसी एरिया में जा रहा था और इससे कुछ ही दूरी पर एक सीड होता है जो ज्यादा सोने की वजह से जानवरों के साथ अपना माइग्रेशन मिस कर देता है, जिसके टेंशन में इसकी मुलाकात दो ऐसे गैंडों से होती है जो काफी गुस्सैल टाइप के होते हैं और वो उनका इस सीड द्वारा केवल एक फूल तोड़ने की वजह से उसे जान से मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन ऐन वक्त पर यहाँ हाथी आकर गैंडों से सीड को बचा लेता है। तब यह सीड एलिफेंट से उसका नाम पूछता है। तब यह हाथी उसे अपना नाम मैनफ्रेड बताता है, जिसे यह सीड शॉर्टकट में मैनी कहता है। दरअसल मैनी एक शांत स्वभाव का हाथी था, जबकि सीड एक बोलाकू जानवर जो मैनी को बोल बोल के इतना पका देता है कि वह खुद इसे अपने से दूर जाने के लिए कहता है। लेकिन फिर भी डर की वजह से सीड उसका पीछा नहीं छोड़ता है। दूसरी तरफ इनसे कुछ ही दूरी पर एक पहाड़ी इलाके में इंसानों की एक छोटी सी टोली रहा करती थी, जिसमें एक छोटा सा प्यारा बच्चा होता है जिस पर कुछ खतरनाक शेरों की नजर होती है, जिसे वे लोग मारकर खाना चाहते थे। इसलिए सही समय का इंतजार करके यह सब लायंस एक साथ इंसानों पर अटैक कर देते हैं, जबकि एक शेर बच्चे को पाने के लिए उसकी माँ के पीछे पड़ा होता है। इसलिए बच्चे की माँ उसे लेकर एक झरने से कूद जाती है, जिसे थोड़ी समय बाद नदी के किनारे मैनी और सीड देख लेते हैं, जिन्हें वह महिला अपने बच्चे को सौंप कर अपना प्राण त्याग देती है। फिर भी मैनी उस बच्चे को लिए बिना ही वहाँ से जाने लगता है। इसलिए सीड उसे अकेले उसके पिता के पास पहुँचाने का संकल्प करता है और बच्चे को लेकर मैनी के सामने ही ऊंची पहाड़ी चढ़ने लगता है। सीड के इतना सब कुछ करने के बावजूद भी हाथी को उस पर दया नहीं आती है। लेकिन जब उससे छूटकर बच्चा नीचे गिरने लगता है, तब वहाँ एक लायन आकर उसे कैच कर लेता है। यह देखकर मैनी उससे बच्चे को छीन लेता है और इसे इंसानों तक पहुँचाने में सीड का साथ देने लगता है। दरअसल इस लायन का नाम डिएगो और बच्चे का नाम मोइरीथिरियम होता है, जिसे डिएगो अपने बॉस सोटो को सौंपना चाहता है। शायद इसलिए मैनी मोइरी को इंसानों तक पहुँचाने की जिम्मेदारी खुद ले लेता है। लेकिन ठीक तरह से रास्ता न पता होने के कारण वह डिएगो को भी साथ में रख लेता है, जिसे बस एक अच्छे मौके की तलाश थी, जो सीड और मैनी उसे कभी भी नहीं देते हैं, क्योंकि उन्हें इसके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। इसलिए जब भी मोइरी को भूख लगती है, तब ये लोग खाना ढूंढने साथ में ही जाते थे, जिसके दौरान एक दिन इनकी मुलाकात कुछ ऐसे पागल पक्षियों से होती है जिनके पास 3 वाटरमेलन थे और उनमें से मैनी इनसे केवल एक ही मांगता है, वो भी मोइरी के लिए। फिर भी सारी पक्षियां उनको वाटरमेलन देने से मना कर देती हैं, जिसका परिणाम यह निकलता है कि ये पक्षियां पहले तो अपना 2 वाटरमेलन खोती हैं और साथ में अपने काफी सारे टीम मेंबर्स को भी। फिर भी वह हार नहीं मानती और अपने बचे हुए 1 वाटरमेलन के लिए सीड से आखिरी दम तक फाइट करती हैं। इसके बावजूद भी सीड अकेले इन पक्षियों से वाटरमेलन छीनकर मोइरी को खिला देता है और थोड़ी समय बीतने के बाद इस इलाके में जल्दी रात होने की वजह से सभी लोग गहरी नींद में सो जाते हैं, जिसका फायदा उठाकर डिएगो मोइरी को लेकर भागना चाहता था। लेकिन मैनी की तेज जकड़न की वजह से वह ऐसा नहीं कर पाता है। लेकिन डिएगो के दोस्त जरूर कुछ कर देते अगर ये उनको नहीं रोकता तो। अब ये ऐसा इसलिए करता है कि इसके दिमाग में एक खुरापाती आइडिया चल रही होती है, जिसे समझाकर डिएगो उनको किसी ऊंची जगह पर भेज देता है, वो भी अपने सारे टीम मेंबर्स के साथ। इसलिए डिएगो बीच रास्ते में ऐसी कोई भी गड़बड़ी नहीं करता है जिससे मैनी या फिर सीड को इसके ऊपर शक हो। हालांकि इनको थोड़ा डाउट होता है, पर उतना नहीं जितना डिएगो आगे करने वाला होता है, क्योंकि जब यह स्क्रैट इनको फ्री में इशारे से लैंस के यहाँ होने की सारी बातें बता रहा था, तभी ये लोग उसके इशारों को नहीं समझ पाते हैं, जबकि डिगो उसकी सारी बातें समझ जाता है। इसलिए वह चुपके से स्क्रैट को वहाँ से दूर फेंक देता है और इनको लेकर बर्फबारी वाले रास्तों से आगे जाने लगता है, जिसके दौरान डिगो को कुछ इंसान दिखाई देते हैं, जिनको देखते ही डिगो हाथी से शॉर्टकट मिलने का बहाना करके उन्हें किसी दूसरे रास्ते से ले जाने की कोशिश करता है, जिसके लिए मैनी बिल्कुल भी तैयार नहीं था। लेकिन अचानक वहाँ की टूटती हुई बर्फ से बचने के लिए जल्दबाजी में ये लोग डिगो द्वारा बताए गए शॉर्टकट गुफा में घुस जाते हैं, जो केवल बर्फ से बनी होती है, जिसमें ऐसे बहुत से जीव मौजूद होते हैं जो जीवित ही जम गए थे, जिनको देखने के लिए सीड मैनी से अलग होकर घूमता रहता है। लेकिन घूम फिर कर जब सभी लोग बर्फ की एक बड़ी सी सुरंग के पास आ जाते हैं, तब छोटू इनको बिना बताए इस सुरंग में घुस जाता है, जिसे देखकर ये तीनों भी उसके पीछे पीछे सुरंग में जाने लगते हैं, वो भी अलग अलग होल्स में, जिसमें रुकने का कोई ऑप्शन नहीं होता है। फिर भी ये लोग अपने आप को रोकने की कोशिश करते हैं, जिसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि इनकी स्टॉपिंग एक बर्फ की दीवार होती है जहाँ स्क्रैट खड़ा होता है, जिसके ऊपर चारों धड़ाम धड़ाम गिरते हैं। जहाँ इनसे थोड़ी ही दूर इसी गुफा में कुछ पेंटिंग्स बनी होती है, जिनको ध्यान से देखने के बाद मैनी को परिवार का असली मतलब समझ में आता है और तब जाकर वह मोइरीथी को पूरे मन से गले लगाता है, जिसे देखकर डिगो भी कहीं न कहीं प्रभावित हो चुका था। जबकि दूसरी तरफ मोइरीथी को उसके पिता अभी भी बर्फ में ढूंढ रहे थे। फिर भी इनके बच्चे का इनको कोई अता पता नहीं होता है, इसलिए काफी छानबीन करने के बाद उसके दोस्त वापस उसे घर जाने के लिए कहते हैं। तब मोइरीथी का पिता बिना कुछ बोले चुपचाप अपने दोस्तों के साथ वापस घर जाने लगता है। लेकिन उस बेचारे को क्या पता कि उसका
उसका बेटा एक जाबाज हाथी और शेर की निगरानी में था। ऐसा इसलिए क्योंकि डीगो इनके साथ रहते रहते काफी बदल चुका था। ऊपर से जब इस बर्फीली एरिया में भयंकर ज्वालामुखी फटती है तब ये सभी बहुत ही बुरी स्थिति में फंस जाते हैं। खासतौर से डीगो जो अच्छे से जंप नहीं कर पाता है। मतलब सीधी सी बात थी कि अगर मैनी अपनी जान को खतरे में डालकर इसका हेल्प नहीं करता तो डीगो का काम तमाम हो जाता। लेकिन दोनों के साथ ऐसा कुछ नहीं होता है क्योंकि दोनों ही ज्वालामुखी के खतरे से सही सलामत बच जाते हैं। लेकिन अभी भी इनके ऊपर से खतरा टला नहीं था, जिसके लिए सोटो नाम का यह मेन लायन बिल्कुल तैयार था। लेकिन बिना डीगो के इशारे की यह कोई गलती नहीं करना चाहता था। लेकिन सोटो को क्या पता कि डीगो अब बिल्कुल बदल चुका है, जो उनके शिकार को यहाँ तक लाकर भी उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता है। इसलिए डीगो मैनी और सीड से अपनी सारी गलतियाँ बताकर उनसे माफी मांग लेता है और एक जबरदस्त प्लान के साथ उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, जिसकी शुरुआत वह सीड से करता है, जिसे एक नकली बच्चे जैसा पुतला देकर उनके सामने से भागने के लिए कहता है, जिसे देखते ही सभी लायंस उसके पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं, जिनसे बचने के लिए सीड बर्फ पर फिसलकर पुतले को छोड़ देता है, जिसे देखकर सभी लायंस काफी गुस्सा हो जाते हैं और मोरिथी को पाने के लिए वह सभी मिलकर मैनी पर अटैक करने की सोचते हैं। लेकिन डीगो उनके बीच में आकर खुद को साबित कर देता है कि वह अब हाथी की तरफ से है। यह देखकर सोटो को रहा नहीं जाता और वह डीगो से फाइट करने लगता है, जिसके दौरान डीगो एक पत्थर से टकराकर बेहोश हो जाता है। तब जाकर इन सभी लायंस को काफी इंतजार के बाद एक हाथी से फाइट करने का मौका मिलता है, जिसमें इनका मालिक सोटो हाथी के एक ही प्रहार से दुनिया छोड़ देता है। यह देखकर उसके बाकी के साथी अपने आप ही भाग जाते हैं, जिसके बाद मैनी और सीड घायल डीगो से मिलकर इंसानों के पास जाने लगते हैं, वो भी उस एरिया में जहाँ मोरिथी के पिता मौजूद होते हैं, जो हाथी को देखते ही उस पर अटैक करने की सोचते हैं, साथ में उसके बाकी के सारे दोस्त भी। यह देखकर जब मैनी मोरिथी को उसके पिता के सामने रखता है, जिसे देखते ही मोरिथी के पिता अपने बाकी के दोस्तों को अटैक करने से रोक लेते हैं और अपने बच्चे से मिलकर काफी खुश होते हैं, साथ में मैनी और सीड भी। इसके थोड़ी देर बाद जब सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं तब डीगो भी ठीक होकर इनके पास आ जाता है, जिसके बाद यहाँ से इनकी एक और नई जर्नी स्टार्ट हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी द आइस एज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना।